को लेकर जहां पर विधानसभा में बुधवार को वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया, जिसके बाद आज से विधानसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही चल रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्यवाही 4 दिन तक चलेगी। बजट पर 4 दिन बहस होनी है, जहां पर विधानसभा में आज हुई बहस के बाद अब शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार को 4 बहस होगी और इस दौरान मंगलवार को बहस का सरकार की तरफ से जवाब आएगा। वहीं विधानसभा की कार्य सलाहकार बताया जा रहा है कि समिति ने 29 जुलाई तक विधानसभा का कामकाज तय कर दिया है। 17 जुलाई को विधानसभा नहीं चलेगा और 18 जुलाई से विधानसभा में 8 दिन तक अलग अलग विभागों की अनुदान मांगों पर बहस होगी। हर दिन बहस के बाद मंत्री बहस का जवाब देंगे और 29 जुलाई को विधानसभा में राजस्थान पर बजट पास होगा और वहीं विधानसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही के दौरान आज बजट पर बहस हुई। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण में देरी सरकार को घेरा। इसको लेकर वहीं श्रीचंद कृपलानी ने कहा है कि एक तरफ तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है, वहीं ऐसे क्षेत्रों में कम जनसंख्या का हवाला देते हुए सड़क, हॉस्पिटल भी बनानी है। और प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के महिला अत्याचारों को लेकर जवाब भी दिया और हंगामा किया। मंत्री ने दावा किया है कि पिछले 6 महीने में महिला अत्याचारों के केसों में कमी आई है। शून्यकाल में बीजेपी विधायक जेठानंद व्यास ने प्राइवेट बिजली कंपनियों की मनमानी का मामला उठाया। व्यास ने बीकानेर में BKCL पर मनमानी का आरोप लगाते हुए जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। जेठानंद व्यास ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री के रिश्तेदारों ने BKCL में ठेके ले रखे हैं, वहीं कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री के रिश्तेदार हैं। बीजेपी राज आने के बाद वो लगातार पूरी जनता को डिस्टर्ब कर रहे हैं ताकि लोग भाजपा का विरोध करें, जिस पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा है कि टाटा पावर अजमेर में बदमाशी कर रही हैं और उसके खिलाफ भी बहुत सी शिकायतें हैं, उस पर भी कार्रवाई कीजिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पूरे प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, बिजली नहीं आ रही है। स्पीकर ने कहा कि ये समस्या पुरानी है। ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि प्राइवेट बिजली कंपनी की मनमानी की शिकायत की कमेटी बनाकर जांच करवाएंगे, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करेंगे। बीकानेर की जो फ्रेंचाइजी कंपनी है उसको और PPP मोड पर 2017 में बीकानेर में बिजली का काम दिया गया है। इस कंपनी को पहले भी नोटिस दिया जा चुका है कि अपने काम में सुधार करें। वहीं जुलाई में भी नोटिस दिया गया है कि अगर फिर भी सुधार की संभावना नहीं है और राजनीतिक दबाव से कोई काम कर रहा है और कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। वहीं कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी और कांग्रेस राज में महिला अपराधों की तुलना के एवज में मंत्री के जवाब में नाराज होकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों का आरोप था कि मंत्री का जवाब एक तरफा था। मंत्री खींवसर ने इंदिरा मीणा के जवाब के दौरान विधायक हरि मोहन शर्मा से कहा कि जब जवाब तो सुनना पड़ेगा, पता नहीं आप बीच में क्यों कूद पड़े हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। वहीं इस पर विधानसभा में शिक्षा से जुड़ी हुई अनुदान मांगों पर बहस नहीं होगी। अनुदान मांग पर बहस वाले विभागों में शिक्षा को शामिल नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि सदन में हंगामा और गतिरोध टालने के लिए शिक्षा की अनुदान मांग पर बहस नहीं करवाने का रास्ता चुना गया है। बता दें कि दिलावर के आदिवासी DNA वाले बयान के बाद विपक्ष ने उनके जवाब का बहिष्कार कर रखा है। शिक्षा की अनुदान मांगों पर बहस होती तो विपक्ष के विधायक दिन भर इस मामले पर सरकार को घेरने से पहले दिलावर सदन में इस पर जवाब दे चुके, लेकिन विपक्ष उनके इस्तीफे और माफी की मांग पर अड़ा हुआ है। आप 23 से 2023 जनसंख्या तो बढ़ी है और 2023 से 2024 जनसंख्या और बढ़ी है, लेकिन ये जो केसेस जो है 2022 से 24 तक 6% कम हुए हैं। 6% कम हुए हमारे केसेस महिला उत्पीड़न के। और
सरकार हमारे आते ही थी, हमारे से प्रश्न तो बीच में से बोल रहे थे शेम, तो 6% कम हुआ है आपसे, शेम, आपके ऊपर शेम। सारे परिशिष्ट आपने साथ लगा के दिए हैं जो आपने नए सरकार ने डायरेक्शन दिए हैं। इनमें एक भी डायरेक्शन मौजूदा सरकार की हो तो आप बता दो, एक भी डायरेक्शन। दूसरा मेरा सवाल है, आपने कहा, सुनो, दूसरा आपने कहा है कि 20,767 प्रकरण दर्ज हुए, इसमें दलित महिलाओं के कितने हैं, नाबालिग के कितने हैं और कितने में चालान पेंडिंग है, एक। दूसरा, इसमें दलित महिलाओं को सरकार कोई पैकेज देती है तो कितना पैकेज अभी पेंडिंग है, कितनी महिलाओं को, ये मैं पूछ रहा हूं। एक क्वेश्चन और, 2861 मामले दर्ज हुए और मई के अंदर 4088 दर्ज हुए, जो कि एक महीने में ही 43% के आसपास वृद्धि हुई। आप 6% कम बता रहे हो, कहां से बता रहे हो, आंकड़े कहां से आ रहे हैं? जिले के किशनगंज कस्बे में आयोजित होने वाले फूड डोल लोकोत्सव को पर्यटक से जोड़ने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है। विभाग में मेलों को पर्यटक से जोड़ने संबंधित प्राप्त प्रस्तावों पर स्थानीय जिला प्रशासन की रिपोर्ट तथा श्रद्धालुओं, मेलार्थियों, पर्यटकों की संख्या इत्यादि के आधार पर निर्णय लिया जाता है। खंड 2, उक्त लोकोत्सव को और अधिक भव्य बनाने के लिए आर्थिक सहयोग दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है। विभाग में प्राप्त प्रस्तावों को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाता है। खंड 3, 12 जिले में स्थित सीतामढ़ी में आयोजित होने वाले सहरिया लघु कुंभ मेले को पर्यटक विभाग के वार्षिक कैलेंडर में सम्मिलित करने तथा बजट आवंटन संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है। विभाग में मेलों को पर्यटक कैलेंडर में सम्मिलित करने में इनके लिए बजट आवंटन से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों पर स्थानीय जिला प्रशासन की रिपोर्ट, श्रद्धालुओं, मेलार्थियों और पर्यटकों की संख्या में उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं, मेलों के आयोजन स्थल की लोकप्रियता, सांस्कृतिक महत्व, पर्यटकों की आवाजाही, पर्यटक विकास की संभावनाओं इत्यादि के आधार पर निर्णय लिया जाता है। का जो फूल डोल लोक उत्सव है, ये पिछले 126 वर्षों से मनाया जा रहा है। मैं केवल मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, इसको पर्यटन में शामिल करने का विचार रखते हैं और शामिल नहीं कर रहे हैं या विचार नहीं है तो कहीं ना कहीं बजट, इसको हर साल ये भरा जाता है किशनगंज में फूल डोल, तो इसको बजट देने का आप कहीं ना कहीं सरकार से प्रावधान कराएं, क्योंकि ये 126 साल पुरानी परंपरा फूल डोल की किशनगंज में वर्तमान में है, तो इसको कहीं ना कहीं बूंदी की जो तीज है और दशहरे का मेला है उसके आधार पे कहीं बजट देने का प्रावधान करने का विचार करके आश्वस्त करें मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में इस पर कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है, फिर भी जिला पर्यटक विकास समिति के माध्यम से प्रस्ताव मंगवाकर पर्यटक की दृष्टि से परीक्षण करवाकर उसमें युक्त निर्णय लिया जाएगा और फिर उसके ऊपर जो है निर्णय लेकर उसमें कार्रवाई की जाएगी। गुणावगुण के आधार पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने पर विचार किया जाएगा। का चौराया है और उस जगह पर 4 जिलों के मरीज आज भी किसी अस्पताल में मिलेंगे, इसलिए स्टाफ की कमी रहती है। मेरा सरकार से आग्रह है आपसे कि ब्यावर में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए माननीय मंत्री महोदय से आदेश कराने का खिदमत करा दो। माननीय मंत्री महोदय, आबादी भूमि के ही जारी किए जाने का अधिकार प्राप्त है। यदि धारा 91 के तहत कृषि भूमि को आबादी में स्थानांतरित किया जाता है वह उक्त रूपांतरित आबादी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संबंधित ग्राम पंचायत के नाम दर्ज करवा दी जाती है। कृषि भूमि का पट्टा संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा वर्तमान प्रावधानों के तहत दिया जा सकता है। इसलिए शहरी निकायों की भांति ऐसा प्रावधान किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। ग्राम पंचायत के एक समान कानून है और एक समान संविधान है, तो यह भिन्नता क्यों? आप यह बताएं कि ग्राम पंचायत में वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग परिवार रह रहे हैं, स्वयं की खातेदारी में रह रहे हैं, किस्म परिवर्तन करा के मकान पक्के निर्माण बना रखे हैं, ग्राम पंचायत की आबादी में रह रहे हैं, उनको पट्टा जारी करने हेतु सरकार के नियमों में संशोधन कराने पर विचार रखती है कि नहीं? राज्य में ये प्रावधान है कि कोई किसी के खेत में वो मकान बनाता है तो 500 वर्ग गज तक का बना लेता है।
उसको पट्टा लेना है तो उसको सरेंडर करना पड़ता है ग्राम पंचायत में, फिर ग्राम पंचायत उसका पट्टा बना देती है। इसलिए पट्टे दिए जा रहे हैं, पट्टे देने में कोई व्यवधान नहीं है, न कोई रोक है। सरकार के अधीन आई और पशुपालन विभाग के नियंत्रण में दे दी गई। उसके बाद से 2021 में जो अधिनियम जारी हुआ उसमें गौशालों को अनुदान देने का प्रावधान खत्म कर दिया गया, लेकिन डी कुमेर में इस कुमेर की जो गौशाला है इसके पास 886 बीघा क्या चाहते हैं मंत्री? 886 बीघा जमीन उपलब्ध है, जिसमें से नगर पालिका क्षेत्र में 3.71 हेक्टेयर जमीन आती है। मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि इसमें गौशाला के अनुदान देकर इस जमीन को जो नगर पालिका क्षेत्र में आ रही है उसको गौशाला के लिए आवंटित कर दें, जिससे और नगर पालिका को नोडल एजेंसी उसमें बना दें, जिससे उनका अनुदान मांग नहीं। अभी जो वर्तमान में जो गौशाला वहाँ संचालित नहीं है, पशुपालन विभाग के अधीन है ये जमीन। और यदि वहाँ गौशाला खोलना चाहते हैं माननीय सदस्य तो वहाँ पर एक संस्था बना करके नियमानुसार आवेदन करें तो हम उसमें मदद करेंगे। दस्तावेज में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मासिक वेतन 13,000 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिका का 6500 व आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता का 6,000 रुपये करेंगे। तो सरकार अपने घोषणा पत्र अनुसार ये मानदेय कब तक तय कर देगी? प्रतिशत मानदेय बढ़ाया गया था और चरण रूप से क्रमिक रूप से चरणबद्ध तरीके से जो है इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। क्लेम नेफ्ट बाउंस व खाता सत्यापित न होने के कारण लंबित है, जिसके लिए भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम वितरित करने हेतु बीमा कंपनी एवं जिलों को निर्दिष्ट किया है। बकाया बीमा क्लेम शीघ्र ही बीमा कंपनियों के माध्यम से वितरित कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2023-24 के लिए तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2023 और रबी 2024 के लिए बीमा क्लेम आकलन पोर्टल के माध्यम से ही गणनाधीन है। नेफ्ट बाउंस और खाता सत्यापित न होने के कारण लंबित है, जिसके लिए भारत सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिए कि वैकल्पिक खाता चुन लिया जाए, उसमें क्लेम दे दिया जाए। हो गया। फिर भी 2 साल से किसानों को अभी तक क्लेम मिला नहीं है, तो क्या इसमें किसान दोषी है या अधिकारी दोषी है? और इस शीघ्र का मतलब कोई टाइम बाउंड है कि जिनको अभी तक क्लेम नहीं मिला, एक क्षेत्र में ही 577 लोग दर दर भटक रहे हैं, तो कोई ऐसा टाइम बाउंड है कि इतने टाइम में दे दिया जाएगा? माननीय मंत्री की संख्या है इसमें मात्र 1,71,067 रुपये का ही पिछले 3 वर्षों का ये क्लेम है, जो कि निर्देशित किया जा चुका है बीमा कंपनियों को। और ये पोर्टल के माध्यम से जैसा कि बताया कि जिस हिसाब से क्लेम दिया जाता है और सरकार के द्वारा बीमा कंपनियों को निर्देशित कर दिया गया, क्योंकि ये जो खाते से जो जिनके खाते नहीं मिलते हैं या जिनके खातों से पैसा वापस आ जाता है उन्हीं को वापस वहाँ पर कैंप लगा करके देने की प्रक्रिया और ये प्रक्रियाधीन है। इतना सा क्लेम नेफ्ट बाउंस व खाता सत्यापित न होने के कारण लंबित है।